स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और अब आपको हम विकास दुबे के एनकाउंटर की पूरी कहानी बताएंगे, समझाएंगे, सवालों का जवाब देंगे। उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। इंडिया टीवी को उन तमाम सवालों के जवाब मिल गए हैं जो कि इस एनकाउंटर पर उठाए जा रहे थे। विकास की गाड़ी क्यों बदली गई, विकास का हाव भाव, बर्ताव कैसा था, हुआ क्या, किन हालात में आखिर उसने भागने की कोशिश की, हथकड़ी क्यों नहीं लगा रखी थी, ये सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह को एनकाउंटर पर ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं इनके जवाब मिल गए। सीधे आपको उनके पास लेकर के चलते हैं। जो भी प्रश्न अब तक उठाए जा रहे थे इस एनकाउंटर पर, अब उन सारे प्रश्नों का जवाब पुलिस की तरफ से दिया गया है। आपको हम बताएंगे कि आखिर पुलिस का वर्जन इस पर क्या है। विशाल जुड़ गए हमारे साथ। विशाल, सबसे बड़ा सवाल तो ये, पहला सवाल तो यह उठ रहा था कि विकास पहले एक दूसरी गाड़ी में बैठा हुआ था, बाद में उसकी गाड़ी को बदल दिया गया। शक करने वाले इस एनकाउंटर पर वो ये कह रहे हैं ये इसीलिए किया गया ताकि लोगों को पता ना चल सके कि कौन सी गाड़ी में वो बैठा हुआ है और उसका एनकाउंटर कर दिया जाए। सौरभ, जो इंडिया टीवी को एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मिली है उस अधिकारी से जो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे लखनऊ में बैठ करके, उन्होंने इंडिया टीवी को एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि गाड़ी बदलने की जो बात कही जा रही है उसमें साफ है कि जब टीम एसटीएफ की उज्जैन से चली है और कानपुर तक पहुंची है, इस दौरान लगभग 11 से 12 घंटे के बीच का समय था और लगातार उनकी गाड़ियों के वीडियो बनाए जा रहे थे। लगातार लोग फॉलो कर रहे थे, हर टोल पे वीडियो बनाए जा रहे थे। किसी भी अधिकारी का कहना है कि इस तरीके के ऑपरेशंस में ये बहुत नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में किसी को भी आरोपी को बदल दिया जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपके पास ये जानकारी आ जाती है कि एक सफारी गाड़ी है, उसमें बीच में एक शख्स बैठा हुआ है और अगर कोई भी उसके ऊपर हमला करना चाहे अगली किसी भी पे, स्पेसिफिक जगह पे, तो उसके पास न सिर्फ वीडियो एविडेंस है बल्कि उसके पास पुख्ता जानकारी है कि सफारी गाड़ी आएगी, आपको उसके ऊपर अटैक करना है। पुलिस सोर्सेस का साफ तौर पे कहना है कि हमने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इस तरीके के बदलाव किए और ये बदलाव कोई पहली बार नहीं किया गया है। आमतौर पे जब भी देखा जाता है कि आपको किसी को हिफाजत से लेके जाना होता है, कोई ऐसा दुर्दांत अपराधी होता है जिसको लेके जाना होता है, तो ये सिक्योरिटी मेजर्स बहुत ही आम है जिसका कि प्रचलन में हमेशा आया है। यही वजह है कि गाड़ियों की अदला बदली की गई और ये कोई पहली बार नहीं किया गया है। ये बदलाव हमेशा किए जाते हैं और ऑपरेशनल वजह से इसकी जानकारी किसी से शेयर नहीं की जाती है। विशाल, मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि पुलिस का मानना है चूंकि उसकी गाड़ी, किस गाड़ी में वो बैठा है, उसके विजुअल्स लगातार बना रहे थे, मीडिया कर्मी भी बना रहे थे और वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, लोग देख रहे थे। ऐसे में कोई विकास को छुड़ाने के लिए पुलिस पर हमला कर सकता था, उस गाड़ी पर हमला कर सकता था। विकास को पुलिस के कब्जे से छुड़ाने के लिए ये खतरा था और इसीलिए गाड़ी बदली गई। बिल्कुल सौरभ, उन्होंने कहा साफ तौर पे कि जो सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, मीडिया के लोग वीडियो बनाते हैं, उससे पुलिस को एतराज नहीं है, एसटीएफ को एतराज नहीं है, लेकिन एसटीएफ को ये लगता था, एसटीएफ के पास इस बात की जानकारी भी थी कि विकास के चाहने वाले भी बहुत सारे हैं और विकास के दुश्मन भी बहुत सारे हैं। ऐसे में कई ऐसे लोग भी थे जो कि उसके ऊपर हमला कर सकते थे और कई उसके ऐसे दोस्त भी हो सकते थे। जब 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर सकते हैं तो विकास को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के लिए भी वो इस तरीके का हमला कर सकते थे। और ऐसे में ये वीडियो एविडेंस कि वो सफारी में बैठा हुआ है, बीच में बैठा हुआ है, दोनों गाड़ियों के बीचों में बैठा हुआ है, 3 गाड़ियों का काफिला है उसके में बैठा हुआ है, तो ऐसे में सिक्योरिटी थ्रेट बहुत ज्यादा था। यही वजह। चलिए ठीक है विशाल, मतलब पहले सवाल का जवाब तो मिल गया कि गाड़ी क्यों बदली गई, आप लोगों ने सुना पुलिस का ने जो बताया। दूसरा बड़ा सवाल ये था, और इसके बहुत सारे फुटेज है जो अलग अलग जगहों पर चल रही हैं, कि मीडिया की गाड़ियों को एक टोल नाके पर पहले ही रोक दिया गया और वहाँ ये पुलिस के साथ जिरह भी मीडिया वाले कर रहे हैं कि आप हमको क्यों रोक रहे हैं, आप लोग मीडिया को ही रोक रहे हैं। यहाँ पहले चेकिंग नहीं होती थी, अभी अचानक आप लोगों ने चेकिंग यहाँ पर शुरू कर दी है। ये इसीलिए किया गया ताकि पुलिस को मौका मिल जाए एनकाउंटर करने का, ये शक जाहिर किया जा रहा है। सौरभ, इसका भी हमने जो टॉप सोर्सेज से जवाब लिया, पुलिस के टॉप सोर्सेज से, तो उनका कहना था कि मीडिया के लोग लगातार उनको फॉलो कर रहे थे। मूसलाधार बारिश हो रही थी, तेज बारिश हो रही थी और बारिश इतनी तेज थी कि वाइपर लगातार जो अपने फास्ट मोड पे होता है उसमें चल रहा था। अधिकारी ने भी इस बात का हमसे जिक्र किया कि जब आपने देखा होगा कि एनकाउंटर साइट पे उस गाड़ी के पास लोग गए हैं तब भी उसका वाइपर लगातार चल रहा था और सबसे फास्ट मोड पे चल रहा था। ये इशारा करता है कि बारिश मूसलाधार थी, बहुत तेज थी। यही वजह थी कि जो मीडिया के लोग आ रहे थे उनको
उससे ठीक टोल पे रोक दिया गया था, सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से रोका गया था और ये बाकायदा आदेश दिया गया था कि यहाँ पर रोका जाए, क्योंकि आने वाले समय में अगर मीडिया के लोग इसी तरीके से फॉलो करते रहेंगे तो इस मूसलाधार बारिश में एक्सीडेंट की स्थिति बन सकती है और यही एक्सीडेंट आगे चल के हो भी गया, जिसका एसटीएफ को डर था। तो ये पुलिस सोर्सेस का कहना है कि मीडिया की गाड़ियों को इसीलिए रोका गया था ताकि भविष्य में किसी भी तरीके के एक अनहोनी घटना को होने से रोका जा सके, और ऐसे में चोट सिर्फ और सिर्फ मीडिया पर्सन्स को लगती, एसटीएफ के लोगों को लगती और निश्चित तौर पर उन सभी लोगों को लग सकती थी जो सड़क पर गुजर रहे हों। तो दूसरे सवाल का जवाब ये है सौरभ। चलिए, अब जो बेसिक प्रश्न है वो ये कि बड़ा कन्वीनियंट लगता है कि आप कह दें कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, हाईवे पे आप चल रहे हैं, अच्छी खासी सड़क है, कैसे ऐसे ये हादसा हो कैसे गया? सौरभ, इसका भी जवाब हमने जब एसटीएफ के सोर्सेज से पूछा, पुलिस के टॉप सोर्सेज से पूछा, तो उनका कहना था कि गाड़ियों की रफ्तार वाकई में तेज थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तीनों गाड़ियां लाइन से चल रही थी। जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ है, लगातार हम उस जगह के विजुअल दिखा रहे हैं, एनकाउंटर साइट की विजुअल दिखा रहे हैं, वहां पर सड़क के किनारे कोई भी रेलिंग नहीं है और सड़क के किनारे रेलिंग न होने की वजह से एक जानवर, कोई जानवर के बारे में जिक्र नहीं किया गया है वो जानवर कौन सा था, लेकिन एक जानवर तेजी से वहां से गुजरा है। और जब दूसरी गाड़ी जिसमें विकास दुबे बैठा हुआ था एसटीएफ के इंस्पेक्टर्स के साथ, वो गाड़ी जब सामने से गुजरती है तो उस दौरान बैलेंस होता है गाड़ी का वो पूरी तरीके से गड़बड़ा जाता है। गाड़ी को काटने की कोशिश की जाती है, बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन चूंकि बारिश बहुत तेज थी, जो हिस्सा था सड़क का वो पूरी तरीके से स्लिपरी हो चुका था। यही वजह है कि गाड़ी स्किड करते हुए ऐसी जहां पर चली गई जिसमें एक्सीडेंट होने के अलावा कोई चारा नहीं बचता था। और सबसे मुख्य कारण जिसका जिक्र एफआईआर में भी किया गया है कि जानवर के सामने आ जाने की वजह से एकाएक ब्रेक लेना पड़ा और ब्रेक लेने की वजह से गाड़ी पूरी तरीके से स्किड हुई और वो पलट गई और हादसे का शिकार हो गई। सौरभ, ये बताइए कितनी गाड़ियां थी और कितनी गाड़ियों का कॉन्वॉय था और कौन से नंबर की गाड़ी में बैठे हुए था विकास? सौरभ, जो गाड़ियां चली थी उज्जैन से 3 गाड़ियां चली थी। लगातार ये बात का जिक्र किया जा रहा था कि वो सफारी में बैठा हुआ था तो उसको टीयूवी में कैसे कर दिया गया। 3 गाड़ियों का काफिला चल रहा था, 3 गाड़ियां लगातार साथ चल रही थी और कई बार ऐसा भी देखा गया, जो हमारे टॉप सोर्सेज ने हमको इशारा किया है, साफ शब्दों में बताया है कि मीडिया पर्सन की गाड़ी भी लगातार उनको उज्जैन से लेकर के कानपुर तक फॉलो कर रही थी। ऐसे में इस बात को डिस्टिंग्विश कर पाना कि कौन मीडिया पर्सन के लोग हैं, कौन आम आदमी हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो विकास की मदद कर सकते हैं, पहचानना ऐसी मूसलाधार बारिश में रात के समय में खासा मुश्किल हो रहा था। तो एसटीएफ की तो 3 गाड़ियां थी, लेकिन बाकी जो गाड़ियां साथ में चल रही थी उसकी वजह से कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था, ऐसा टॉप फोर्सेस का इंडिया टीवी को। अच्छा, चलिए ठीक है। अब एक सवाल विशाल ये भी है कि आप इतने खूंखार अपराधी को लेकर के आ रहे हैं जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या की है, जो लगातार आपसे भाग रहा है और जो ये जानता है कि उसकी अपनी जान को भी खतरा है, तो वो ऐसी कोई हरकत कर सकता है भागने की, तो आप उसको हथकड़ी लगाएंगे, आप उसके हाथ रस्सी से बांधेंगे, कुछ भी करेंगे। ये क्यों नहीं किया गया, या किया गया था तो फिर वो कैसे भाग गया? सौरभ, यही वो ऐसा प्रश्न था जिसका सबसे ज्यादा देर तक हमने जवाब सुनना पसंद किया और बात को समझने की कोशिश की कि आखिर विकास दुबे को हथकड़ी लगी थी या नहीं लगी थी। हमारा जवाब है, जो हमको मिला है जवाब टॉप सोर्सेज से, कि विकास दुबे को हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। उसके पीछे कारण यह था कि विकास दुबे को हथकड़ी लगाने के पीछे उनकी मंशा ये थी कि टॉप सोर्सेज का कहना था कि उन्होंने इस बात को लेकर डिस्कस किया था। कोर्ट की काफी सारी गाइडलाइंस होती हैं कि कभी भी कैदियों को ऐसे हालात में हथकड़ी ना लगाई जाए जब उनको एक जहां से दूसरी जहां ले जाकर ट्रैवल किया जा रहा हो, और इस बात को पुलिस के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया गया है कि पुलिस अगर हथकड़ी लगाना चाहती है तो वो लगा सकती है और नहीं लगाना चाहती है तो पुलिस का ये विशेषाधिकार है। लेकिन अगर हथकड़ी नहीं लगाई गई थी तो किसी भी तरीके से लीगली पुलिस ने गलती नहीं की है, ये कहना है टॉप सोर्सेज का। उनका साफ तौर पे कहना है कि कोर्ट की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, पहले भी कई बार देखा जा चुका है कि अपराधियों को, दुर्दांत अपराधियों को अगर हथकड़ी लगा करके कोर्ट में पेश किया गया है, मीडिया में उसकी रिपोर्ट सामने आई है, तो कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान लेते हुए कहीं ना कहीं हिदायत दी थी कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ भी अगर हथकड़ी ना लगाई जाए तो उससे कोई बहुत ज्यादा बुराई नहीं होगी। यही वजह है कि जो टॉप सोर्सेज कह रहे हैं कि उन्होंने इस बात को लेकर के डिस्कशन किया था और कोर्ट की जो बाध्यताएं होती हैं, कोर्ट की जो ओपिनियंस होती हैं, उसको देखते हुए फैसला लिया गया था कि विकास दुबे को हथकड़ी न लगाई जाए, बल्कि अगल बगल तो ऐसे तेज तर्रार इंस्पेक्टर्स बैठाए जाएं जो लगातार विकास को हाथ को पकड़े रहे हैं, उसको कंट्रोल रखें और उसको लगातार जो फासला है उसको डिस्टेंस के तौर पे उसको कम करने का कोशिश करें और जल्द से जल्द उसको कानपुर पहुंचा दें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हथकड़ी लगाने की कोई बाध्यता या अनिवार्यता नहीं थी, ये पुलिस के विवेक पर था कि वो हथकड़ी लगाए या न लगाए, उन्होंने बेहतर समझा कि हथकड़ी की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है। अब एक सवाल यह कि इतना लंबा रास्ता, 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करना, इस पूरे रास्ते में विकास का रवैया, उसका व्यवहार क्या था? क्या पुलिस को ऐसा लगा उसके हाव भाव से कि ऐसी कोई हरकत कर सकता है भागने की? डरा हुआ था, सहमा हुआ था,
नहीं था, उसको कोई डर नहीं लग रहा था, क्या पता चल रहा है? देखिए, जो हमको एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है इंडिया टीवी को टॉप सोर्सेज से सौरभ, उसमें उनका यही कहना था कि विकास दुबे पूरे रास्ते बेहद परेशान था, बेहद वो अनकंफर्टेबल था, वो बिल्कुल भी ज़्यादा बातचीत करना नहीं चाह रहा था। एसटीएफ के लोग उससे रास्ते में अगर प्रश्न कर रहे थे, किसी मामले पे इंटरोगेट कर रहे थे, तो वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था। बाद में उसने बातचीत पे ये बताया कि वो उत्तर प्रदेश नहीं आना चाह रहा था। उज्जैन जाने के पीछे, मध्य प्रदेश में जाने के पीछे उसका कारण ये था कि उसे लगता था कि अगर वो उज्जैन में मध्य प्रदेश से पकड़ा जाएगा, दूसरे राज्य में पकड़ा जाएगा, तो उसको वहीं की कोर्ट जेल भेज देगी और उत्तर प्रदेश पुलिस उसके लिए बाकायदा कोर्ट में रिट लगाती रहेगी, अपनी इंफॉर्मेशन देती रहेगी कि हमको इस अपराधी की कस्टडी चाहिए। लेकिन जैसा कि आमतौर पर देखा जाता है कि बड़े अपराधी, बड़े माफिया इस तरीके के मामलों में मेडिकल लगा लेते हैं। उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली माफिया विधायक का नाम भी लिया गया बाकायदा कि किस तरीके से वो माफिया विधायक दूसरे राज्य में बैठा हुआ है, उत्तर प्रदेश आने से लगातार बचता रहता है। तो विकास दुबे की भी मंशा यही थी कि वो उत्तर प्रदेश नहीं आएगा, उसको मध्य प्रदेश की ही जेल में रहना होगा। लेकिन जब उत्तर प्रदेश पुलिस को कस्टडी मिली, तब से विकास दुबे बहुत ज्यादा नर्वस था, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल था और वो पूरे रास्ते बेहद परेशान मुद्रा में एसटीएफ की टीम को लगातार दिख रहा था। सौरभ, विशाल, आपके इस जवाब से एक और सवाल का हल हो गया। लोग कल से ये पूछ रहे थे कि आखिर विकास दुबे मध्य प्रदेश ही क्यों गया, उसे क्या जरूरत थी वहां जाकर के वो मंदिर में जाके दर्शन करता। बहुत से लोगों को लगता है कि उसने सरेंडर किया, हालांकि अब ये साफ है कि लोगों ने उसको पहचान लिया और बाद में पकड़ा गया। तो आप लोग, विशाल ने उसका भी जवाब दे दिया कि वो यूपी पुलिस के हाथ आने से बचना चाहता था। वो अगर पकड़ा भी जाता तो वो चाहता था किसी और राज्य में जाकर के पकड़ा जाए और किसी भी तरह यूपी उसको न लाया जाए, वहां जाकर के वो अपना अदालती कामों के जरिए, कानूनी पेचों के जरिए बच जाए किसी तरीके से, शायद सेहत का हवाला दे दे। लेकिन वो सब कुछ उसके काम नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका। आज सुबह कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे की एनकाउंटर में मौत हो गई। पुलिस ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक कानपुर में आज सुबह विकास जिस गाड़ी में था वो गाड़ी पलट गई। उसने पुलिस वालों की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की, पुलिस पर फायर किया, जवाबी फायर हुआ और एनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया। आखिर विकास के उन आखिरी 20 मिनटों में हुआ क्या, क्या है पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। पहले इस कार का हुआ एक्सीडेंट, फिर हुआ गैंगस्टर का एनकाउंटर और इस तरह गैंग्स ऑफ कानपुर का दी एंड हो गया। सुबह सवेरे जब यूपी जागा तब खूंखार विकास दुबे के खात्मे ने उसे राहत की खबर दी। जिस जगह यह एनकाउंटर हुआ वो इलाका पुलिस जिंदाबाद के नारे से गूंज उठा। थोड़ा साइड इसी के साथ 8 दिन में 8 पुलिस वालों की शहादत का बदला पूरा हो गया। जहां विकास ने शूट आउट किया था, वहीं उसके गुनाहों का आखिरी हिसाब भी पुलिस ने बराबर कर दिया। स्पष्ट है, बहुत ही साहसिक, करेजियस जिसे मैं कहूंगा, एक नजीर पेश करने वाली मिसाल यूपी पुलिस ने पेश की है, एसटीएफ की टीम और कानपुर पुलिस ने। बहुत ही एक ऐसा यहाँ पर साहसिक मुठभेड़ का परिचय दिया है जिसमें इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी मारा गया है। और मैं जो हूँ अपने कानपुर जनपद की पुलिस को, एसटीएफ की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा इस साहसिक कारनामे के लिए। आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि कैसे कानपुर वाले कातिल विकास का काम तमाम हो गया। विकास को उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था। कानपुर के भौती में गाड़ी पलट गई। मौके का फायदा उठाते हुए विकास ने भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस के साथ शुरू हुआ एनकाउंटर। विकास के सीने में और हाथ में गोली लगी और खूंखार अपराधी विकास दुबे की आखिरी सांस भी रुक गई। प्रातः 6:30 बजे पुलिस के उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे अभियुक्त व पुलिसजन घायल हो गए। इस दौरान अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने को कहा गया, किंतु वह नहीं माना
पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नीयत से वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। विकास तो मर गया, लेकिन 8 पुलिस वालों के इस हत्यारे के साथ पुलिस के 4 और एसटीएफ के 2 कमांडो घायल हो गए। इस पूरे प्रकरण में जो पुलिसकर्मी घायल हैं वो 4 सिविल पुलिस के लोग घायल हैं, जिसमें 3 सब इंस्पेक्टर हैं, 1 कांस्टेबल है तथा एसटीएफ के 2 कमांडो को भी गंभीर चोटें आई हैं। यही वो जगह है जहां पुलिस और विकास के बीच मुठभेड़ हुई और विकास दुबे की अपराध गाथा का खात्मा हो गया। हम इस समय कानपुर के भौती क्षेत्र में मौजूद हैं, जो कि कानपुर हाईवे से सटा हुआ इलाका है। विकास दुबे एसटीएफ की 3 गाड़ियों में बैठ करके इसी इलाके से, इसी हाईवे से गुजर रहा था। उसी दौरान बताया जाता है कि गाड़ियों में रफ्तार तेज थी, बारिश हो रही थी, एकाएक संतुलन बिगड़ता है गाड़ी का, और जो गाड़ी जिसमें विकास दुबे अन्य 3 पुलिसकर्मियों के साथ बैठा हुआ था, वो गाड़ी आकर के यहीं पे ओवरटर्न हो जाती है। जो गाड़ी का ये हिस्सा टूटा हुआ पड़ा हुआ है, ये इशारा करता है कि गाड़ी यहीं पे आकर के गिरती है, पलटती है, और उसके बाद विकास दुबे फौरन यहाँ से गाड़ी से बाहर निकलता है और इंस्पेक्टर पचौरी, जो कि एसटीएफ के इंस्पेक्टर हैं, उनकी सर्विस रिवॉल्वर यानी कि 9mm पिस्टल को फौरन निकाल करके यहाँ से वो भागने की कोशिश करता है। इसी कच्चे रास्ते पर इंस्पेक्टर पचौरी घायल हो गए थे, लेकिन इंस्पेक्टर पचौरी के साथ जो टीम थी, 2 गाड़ियों में एसटीएफ के और पुलिस के जो जवान हैं वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद थे। सबसे पहले विकास दुबे को रोका जाता है कि रुक जाओ यहाँ पर, वरना तुम्हारे ऊपर हम गोली चला देंगे। बताया जाता है कि जैसे ही इस इलाके से विकास दुबे भागने की कोशिश करता है, वो पुलिस पार्टी पर फायरिंग करता है। मेरे ठीक पीछे जो एरिया देख रहे हैं, इसी एरिया में विकास दुबे आकर के जब खड़ा होता है, पुलिस के ऊपर फायरिंग करने की शुरुआत करता है। उसी दौरान यूपी एसटीएफ के जवान अपनी पिस्टल को निकालते हैं, AK-47 को निकालते हैं और उसके ऊपर फायरिंग करते हैं। मौके पर ही विकास दुबे को 4 गोलियां लगती हैं। हमारे संवाददाता पवन नारा ने एनकाउंटर वाली जगह से पूरी घटना की पड़ताल की और पवन को ग्राउंड जीरो पर कई सबूत मिले, जो इस बात की गवाही देते हैं कि एनकाउंटर से पहले क्या हुआ था। जब गाड़ी यहां पलटी तो आप देखेंगे ये गाड़ी के शीशे यहां टूटे हुए हैं, कुछ पुर्जे आपको दिखाई देंगे। जब गाड़ी पलटी तो विकास दुबे गाड़ी के बीच वाली सीट पर बैठा हुआ था। जैसे ही गाड़ी पलटी, लोग घायल हुए। विकास दुबे ने मौका पाया और यहां से निकलकर भागने की कोशिश की। ये जूता आप देख सकते हैं, चिकनी फिसलन मिट्टी है। ये जूता बिना फीते वाला था। ये जूता शायद इस भागदौड़ में निकल गया हो। आप देखेंगे यहां भी कदम के निशान हैं। ये बारिश बाद में हुई है, यानी इस रास्ते पर भागदौड़ हुई। आगे आगे विकास दुबे था और पीछे एसटीएफ के जवान। तो यहां आपको कुछ नीला फैला हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि ये खून ना हो, कोई ऐसा केमिकल हो, क्योंकि गाड़ी पलटी थी, उसके इंजन से कुछ लग गया हो, इस तरह की कोई चीज है। कुछ नीला रंग हुआ है। अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ आपको एक जोड़ी चप्पल भी दिखाई दे रही हैं। तो हो सकता है कि फिसलन थी, गीली मिट्टी थी और यहाँ किसी की चप्पल निकल कर रह गई हो। विकास करीब 1 हफ्ते बाद पुलिस के हाथ लगा था। 2 जुलाई को कानपुर में शूट आउट होता है। 7 जुलाई को विकास हरियाणा के फरीदाबाद में दिखाई देता है। 9 जुलाई को एमपी के उज्जैन से गैंगस्टर दुबे गिरफ्तार होता है और आज कानपुर में विकास का गेम ओवर हो जाता है। वैसे 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले इस हत्यारे की पूरी गैंग का लगभग सफाया हो गया है। विकास से पहले उसका गुर्गा प्रभात मिश्रा, बउआ दुबे, राइट हैंड अमर दुबे, चचेरा भाई अतुल दुबे और प्रेम प्रकाश पांडे को पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया है। इस अभियोग में टोटल 21 अभियुक्त नामजद थे तथा 60 से लेकर 70 लोग अन्य अभियुक्त थे, जिसमें से अब तक 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 6 अभियुक्त मारे जा चुके हैं। 120B के अंतर्गत 7 लोगों की गिरफ्तारी हो करके जेल भेजा गया है तथा अभी भी 12 इनामिया बदमाश अभी भी वांछित चल रहे हैं।
विकास दुबे का तो एनकाउंटर हो गया, लेकिन इस गैंगस्टर की दहशत आज भी जिंदा है। बिकरू गांव से इंडिया टीवी के संवाददाता पवन नारा की एक रिपोर्ट देखिए, आप समझेंगे। गांव का चप्पा चप्पा उसकी दहशत की गवाही दे रहा है। बिकरू गांव में 30 साल से विकास दुबे का चला रहा आतंक आज खत्म हो गया। आज इस गांव को आतंक से आजादी मिली है। इस वक्त हम पंचायत घर में मौजूद हैं, वो पंचायत घर जिस पर खुद विकास दुबे, उसके परिवार के सदस्यों का पिछले 20 साल से दखल रहा है। उन्हीं के परिवार से कोई न कोई हर बार प्रधान बनता आया। आज यहां से और बरामदगी हुई। वो बरामदगी दिखाती है किस तरीके से सिर्फ तमंचे, बंदूक और गोली तक मामला सीमित नहीं था। पुलिस ने यहां पर कुछ क्रूड बम बरामद किए गए हैं, जो कि बम टेप, बारूद और कील डालकर बनाए गए हैं। ये क्रूड बम हैं जो आज यहां इसी पंचायत भवन से हासिल किए गए हैं और ये बताते हैं कि किस तरीके से ये हरकतें करते थे। सिर्फ मकसद इस तरह के बम का यह होता है कि दहशत फैलाई जाए और किसी को अगर डराना धमकाना है तो उस पर बम फेंकने के लिए इस्तेमाल किया जाए। यहां अगर आप देखेंगे बमों की बरामदगी के बाद अब बम डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचा है गांव में। एक बार फिर यहां तलाशी ली जा रही है, ट्रैकिंग की जा रही है, क्योंकि पहले सिर्फ हथियारों को तलाशा गया था, लेकिन अब जिस तरीके से ये क्रूड बम सामने आए हैं उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड अपने डॉग स्क्वाड के साथ आया है और यहां विस्फोटकों को पहचानने या पकड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मेटल डिटेक्टर के बिना इस तरह के क्रूड बम का ढूंढा जाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए अब मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड सबको लेकर यहां पुलिस पहुंची है और जिस तरीके से यहां क्रूड बम मिले हैं उससे जांच का दायरा और बढ़ गया है। यानी सिर्फ ये लूटे हुए असले तक का मामला नहीं, बम, क्रूड बम भी यहां इस्तेमाल किए जाते रहे। विकास दुबे का आतंक गांव में कितना था, उसका जीता जागता उदाहरण ये कुआं है। बताया जाता है कि 10 साल पहले जब गांव में पानी की कमी थी तो कुएं पर विकास दुबे का एकाधिकार था। जो विकास दुबे और उसके परिवार की जी हजूरी करता उसको पानी भरने की अनुमति थी और जो बिना अनुमति के पानी भरता उसके साथ मार पिटाई की जाती। इतना ही नहीं, विकास दुबे ने 2014 में इस कुएं का जब जीर्णोद्धार करवाया तो अपना नाम लिखवाया और रिसोर्सेज, ताकतवर इंसान किस तरह से रिसोर्सेज पर कब्जा करता है उसका जीता जागता उदाहरण ये कुआं है कि गरीब आदमी इस गांव में कुएं से पानी नहीं भर सकता था जब तक विकास दुबे की अनुमति ना हो। और अब उसके मारे जाने के बाद इस गांव को विकास दुबे के आतंक से मुक्ति मिली है। माता जी, कुएं से पानी भरने में भी कभी दिक्कत आई 10-15 साल पहले? हमारे कुआं जब से भाई शादी हुई तो कुआं नहीं है। जब से कुआं नहीं है? नहीं, नल है। पहले से नल है। हाँ। और विकास दुबे मारा गया, खबर मिली तो क्या हुआ? गांव का क्या कहना है, गांव का क्या सोच है? क्या भैया सोच, देसी तो आपकी मर्जी है। अब बाद में किस तरह का व्यवहार रहा? कोई दबंग था या जब मदद करता था, किस तरह का व्यवहार था? हम लोग के साथ में हम लोग गरीब थे तो मदद कर रहा था। कोई भी चीज मांगते थे तो मिल जाती थी, मदद करता था जी। तो यही वो रॉबिन हुड की इमेज उसने बाद में बनाने की कोशिश की थी, जिसके आधार पर वो माननीय बनने की कोशिश में था विकास दुबे। परिवार कह रहा है कि हम गरीब हैं तो हमारी मदद करता था और इसी तरह की मदद देने से पहले उसका आतंक आगे चलता था और उसने विकास दुबे को एक बड़ा बदमाश बनने में बहुत मदद की। लेकिन विकास दुबे किस तरह की बदमाशी करता था? बेटा ये तो का नौकर की वही जान सका थे, हम लोग नहीं जान सकते। क्यों? गांव वालों को धमकाता था? अब गाँव वाले के लालो जो कोई उनके पास जाता था धमकाता था, हम लोग जाते नहीं है। नहीं, केवल जब गल्ला बटता था भैया तब जाते थे बच्चे मारे गल्ला लेने के लिए, बाकी नहीं जाते कोई ना। तो गांव में खौफ था, डरते थे विकास से? हाँ, डरते थे, सबको डरता था सर, ये नहीं मान लो करके झूठ नहीं कहेंगे, डरते थे। किस बात से? ऐसे डरते थे कि मान लो आप आए हम तो धमकाने लगे कि आप बता सकती हो बात। अब मैं कह रहा हूँ कि भैया हम नहीं बता सकते। कह हाँ है बात सच की गलत है। हाँ तो बस बेटा का ना, हमारे बच्चे जाते थे तब गल्ला बढ़ता था तब जाते थे सर। तो कह रही हैं कि सिर्फ राशन लेने जाते थे। हाँ। खौफ था, कोई तेज आवाज में बात नहीं कर सकता था ना? नहीं, कभी नहीं। और किस तरह से दबंगई दिखाते थे वो? मतलब इसे नहीं, मैं लोगों को दबंगई दिखाते थे मगर का नाम करके उनकी बोली कड़ी थी।
तो पड़ोसी हैं, गरीब हैं, ज्यादा खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि उनकी बोली कड़ी थी। आप समझिए, जब बदमाश की बोली कड़ी हो तो उसका मतलब क्या होता है। इकलौती अम्मा है पूरे गांव में जिन्होंने 2 शब्द बोले हैं विकास दुबे के खौफ के बाद। विकास दुबे मारा गया, पता चला अम्मा? नहीं, मैं पता चला बेटा। आज मारा गया। धन्यवाद बेटा। क्या हुआ? धन्यवाद काहे कह रही हैं? अब ये हम कह रहे हैं कि बेटा मारा जाए, हम मर जाए तो कोई हमसे कोई कहेगा फलानी मर गई तो ठीक है, धन्यवाद। अच्छा नहीं है, खराब है, या खराब है तो अच्छा है। तो माताजी के मुंह से निकला धन्यवाद, तो आप समझ सकते हैं कि मन की स्थिति क्या है। शब्द जरा नपे तुले निकल रहे हैं और यही खौफ की निशानी है। लेकिन अब विकास दुबे नहीं रहा तो जरूर ये खौफ दिन पर दिन कम होगा और कम से कम इन गांव वालों को खौफ से आजादी मिलेगी। 1990 के दशक में विकास दुबे छोटे मोटे अपराध करता था, लेकिन उसके बाद यूपी में मायावती की सत्ता आई और उस वक्त विकास दुबे का संपर्क कानपुर और आसपास के विधायकों से हुआ। अब वो विधायकों के इशारे पर अवैध जमीनों पर कब्जे और वसूली जैसी हरकतें करने लगा। बदले में विकास दुबे की हरकतों पर पुलिस नरम होती चली गई, क्योंकि विकास दुबे की पहुंच अब विधायकों के जरिए लखनऊ तक थी और नतीजा ये निकला कि विकास दुबे और ज्यादा मजबूत बदमाश बनकर निकला और बाद में माननीय बनने के रास्ते पर चल पड़ा। साल 2001, उस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता थी और राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री। ठीक उसी वक्त विकास दुबे ने बीजेपी के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त शख्स की थाने में गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात में 2 पुलिसकर्मी भी मारे गए। मामला अदालत में पहुंचा, लेकिन विकास दुबे के खिलाफ 25 पुलिस वाले गवाही देने से मुकर गए और ये विकास दुबे के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद विकास का खौफ इतना ज्यादा था कि उसके सामने कोई नहीं टिक पाया। 2004 में एक केबल व्यवसायी की हत्या में भी विकास दुबे का नाम आया, लेकिन उस मामले में भी विकास दुबे को सजा नहीं हो पाई। मकसद साफ था, पुलिस, न्यायालय, हर जगह विकास का खौफ तूती बोल रहा था और नतीजा सामने था कि विकास बदमाश से माननीय बनने की राह पर चल निकला था।